प्यारे देशवासियों, आज हमारी गणतंत्र दिवस के 64वीं सालगिरह है। आज एक बार फिर से हमें इन सवालों को फिर से पूछने, सुनने और समझने की जरूरत है कि क्या हम सचमुच उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसके लिए हमारे बड़े लोगों ने आजादी के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इस देश के लिए लेकर आना चाहते थे। आज हमारे सामने कुछ बड़े सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं है। ऐसे तो आज भारत विश्व में एक बहुत बड़ा ताकत के रूप में उभरे हैं, लेकिन क्या किसी देश का एक ताकत बनने मात्र से सब कुछ ठीक है? एक गरीब आदमी जिसे 2 वक्त का रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, उसके लिए देश के डिफेंस से कोई मतलब नहीं होता है। उसको चाहिए रोजी रोटी। उसी तरीके से और भी ऐसे बहुत से समस्याएं हैं जो हम जूझ रहे हैं। आज 64वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम देख रहे हैं कि हमारे भारत के चारों तरफ करप्शन बढ़ती जा रही है। इसे कम होने का नाम नहीं है। हर तरफ करप्शन। कोई भी ऑफिस में जाइए, कोई भी संस्था में जाइए, जब तक आप कुछ पैसे नहीं देते तब तक आपका काम नहीं बनता है। तो मेरे देशवासियों, ये समस्या मैं क्यों उठा रहा हूं, इसके भी कुछ वजह है। आज आपके सामने जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये भी एक जमाने में बहुत कुछ इस देश के लिए सोचे थे, लेकिन किस तरह देश के गद्दारों ने इसे चकनाचूर कर दिया। ये जो राजेंद्र सिंह देख रहे हैं आप, एक जमाने में बहुत ही खुशनसीब एक छोटा सा परिवार के साथ रहते थे, लेकिन उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। आज ये बर्बाद करने वाला शख्स कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के एक्स होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी के बेटे हैं। वो अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ। 2004 को हम लोग रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के एलबी नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जिलेलेगुड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा स्कूल शुरू किए थे। यह स्कूल सही तरीके से 2007 को शुरू किया गया था और 2 साल इस स्कूल को अच्छी तरह चलाए थे। इस स्कूल का नाम था NBNS ग्रामर स्कूल। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त हमारे पास करीब करीब 250 से 250 बच्चे थे और हम लोग अपने परिवार के साथ काफी खुशी से थे। लेकिन इसके जो लोग, कार्तिक रेड्डी के जो लोग, इनके जो रिश्तेदार, इनको वो पसंद नहीं था। हालांकि ये सब कुछ एक एग्रीमेंट की तरह एग्रीमेंट से जुड़कर हुआ था और हमारे को पूरी तरह
ये चांस दिए गए थे कि हम लोग वहाँ उस जगह पे 10 साल 15 साल 20 साल जितने भी दिन तक हो सके स्कूल चला सकते हैं। लेकिन इस वादा को निभाया नहीं गया और हमें जबरदस्ती स्कूल खाली करके चले जाने के लिए हिदायत दी। और जब हमने ये डिमांड किया कि हमारे जो एक्सपेंडिचर हुआ है, हमारे जो वर्क वहाँ पर ने जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है वो पैसे करीब 10 लाख रुपए होता है, वो 2007 के हिसाब से हमें दे दिए जाए। तो ये बताया गया कि 10 लाख तो दूर की बात है, 10,000 भी तुमको नहीं मिलेगा और तुम अगर सीधी तरीके से नहीं जाओगे तो किस तरीके से तुमको भगाना है हमको आता है। हमने इस सिलसिले में जो इस एरिया के एमएलए और स्टेट के होम मिनिस्टर थे सविता इंदिरा रेड्डी जी के पास गए। हम एरिया के एमपी साहब जयपाल रेड्डी साहब से भी मिले, लोकल सरपंच जो जिले लिगुड़ा के हैं श्री सुधाकर रेड्डी जी से भी मिले, वाइस सरपंच रविंद्र रेड्डी साहब से भी मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार हमें पुलिस में जाना पड़ा, एलबी नगर पुलिस में। जब वहां पर एन महेंद्र साहब के नाम से एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनको हमने ये कहानी सुनाई। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक सिलसिले पर कहानी बताना चाहता हूं कि ये किस तरीके से हुआ, जरा गौर से देखिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये सही है या गलत है। दोस्तों, ये जो आप क्राइम देख रहे हैं इससे आपको साफ जाहिर होगा कि ये सारे क्राइम 351/09, 484/09, 522/09, 600/09 और 601/09, ये सारे क्राइम सिर्फ 2 महीने के अंदर हुआ था। और ये जो छठा क्राइम है जो 730/10, ये जो है ना करीब 14 महीने के बाद करीब आपको 1.5 साल के बाद हुआ था। तो ये जो चारे जो आप क्राइम देख रहे हैं, ये 351/09 ये 22 मार्च 2009 को हुआ था, जिसका पीएस एलबी नगर है और सर्कल इंस्पेक्टर एन महेंद्र साहब है। ये साइबराबाद कमिश्नरेट में आते हैं और ये केस 2nd MMR डिस्ट्रिक्ट को भेजे गए। उसी तरीके से इससे ठीक 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद जो दूसरा क्राइम आप देख रहे हैं 484/09, जो कि 29 अप्रैल 2009 को हुआ था, ये भी पीएस एलबी नगर को जाता है। इसके भी सर्कल इंस्पेक्टर एन महेंद्र साहब थे और ये भी साइबराबाद पुलिस में आंदा है और ये केस भी 2nd MMR डिस्ट्रिक्ट को भेजा गया था। इससे ठीक 1 हफ्ते के बाद 8 दिन के बाद जो क्राइम हुआ है 522/09, जो कि डेट है 7/5/2009, ये भी पीएस एलबी नगर को गया है। इसके भी सर्कल इंस्पेक्टर एन महेंद्र साहब हैं, इसके भी कमिश्नरेट ऑफ पुलिस साइबराबाद है और एक केस भी 2nd MMR डिस्ट्रिक्ट को पहुंचा गया। इससे ठीक 15 दिन के बाद और एक क्राइम होता है जो कि 600/09, ये क्राइम होता है 23 मई 2009, ये भी पीएस एलबी नगर का है। इसके भी सर्कल इंस्पेक्टर एन महेंद्र साहब हैं और ये भी साइबराबाद पुलिस को भेजा गया, साइबराबाद पुलिस के अंडर आता है और ये केस भी 2nd MMR डिस्ट्रिक्ट को भेजा गया था। इसीलिए एक और केस होता है उसी टाइम पे 601/09,
सेम पुलिस स्टेशन में सिर्फ 10 मिनट के डिफरेंस में होता है, जो कि एफआईआर बताते हैं कि 601/09 1:10 पे हुआ था, जबकि 601/09 1:20 पे हुआ था। और ये जो केस आप देख रहे हैं 730/10, ये केस हुआ था 18 नवंबर 2010 और इसका पुलिस स्टेशन था PS सैफाबाद, जिसके सब इंस्पेक्टर थे उस वक्त रमेश साहब, सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद नहीं थे, शायद नहीं थे होंगे। और ये केस आता है हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट पे, और जिसके कोर्ट होते हैं एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैदराबाद। तो ये सारे केसेस में एक तरफ हम थे, यानी कि NBNS ग्रामर स्कूल के जो इंचार्ज, जो लोग स्कूल चला रहे थे, राजेंद्र सिंह और उसके छोटी सी फैमिली, हम आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ थे हमारे होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी के एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव और बहुत ही पैसे वाले, उनके केस थे 522/09 और 601/09, जो वो हमारे केस के खिलाफ काउंटर में डाले थे। ये दोनों झूठे केस थे, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये झूठे हैं या सच्चे हैं। हमारी निगाहों में ये झूठे हो सकता है, लेकिन आपको ये मानना जरूरी नहीं है कि ये झूठे हैं, कोर्ट को ये मानना जरूरी नहीं है कि झूठे हैं। लेकिन एक चीज ये साफ जाहिर होता है कि ये सारे केसेस 2 महीने के अंदर हुआ था, और ऐसे तमाम केसों से पुलिस का काम होता है कि सिंगल चार्जशीट बनाना और सारे केसेस को काउंटर केस के अंदर पे डालना चाहिए। हमारे CRPC के अंदर कई ऐसे प्रोविजन हैं, जैसे कि 184 है, CRPC 184, CRPC 219, CRPC 220, CRPC 221 and CRPC 223 और CRPC 218 सबसेक्शन 2। ये सारे सेक्शन कहते हैं कि कोई भी केस जहां पार्टियां 2 हो, जहां जगह एक ही हो और जो 1 साल के दरमियान हुआ हो, तो ऐसे तमाम केस, कम से कम 3 ऐसे केस साथ में एक साथ मिलाकर इसका चार्जशीट बनना चाहिए और एक साथ इसका ट्रायल होना चाहिए। और यही बात हम लोग शुरू से हमारे मैजिस्ट्रेट सबको, हमारे पुलिस वाले सबको, सभी को बताते हुए आए। हमने उनको बताया कि ये अगर केस, अगर उनको उन्होंने भी जो कह रहे हैं, अगर यानी कि होम मिनिस्टर के रिलेटिव भी जो कह रहे हैं कि अगर वो सही है तो भी एक काउंटर केस होता है और इसका एक साथ चार्जशीट बनना चाहिए और इसका एक साथ ट्रायल होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। लेकिन जब हमने पहली बार ये रेज किया है तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि वो लोग ने केस फ्रेम नहीं कर रहे हैं। ना तो 522/09 का केस फ्रेम हुआ था इमीडिएटली, और ना ही 601/1 का केस, 601/09 का केस फ्रेम हुआ था। हम लोग ये 351/09, 484/09 और 600/09 के केस में लगातार पुलिस से संपर्क रखे और उन्हें रिक्वेस्ट करते गया कि हमें जस्टिस मिले, क्योंकि ये 484/09 में हमारे स्कूल को पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे बुलडोजर लगा। ये फिर से वो 351 का रिपीटेशन था और इसमें फिर से एक बार हम दोनों को उसी तरीके से पीटे गए और फिर ऊपर के कमरे में लेके जाकर बहुत बेइज्जती किए गए। और ये पूरे केसेस में पुलिस LB नगर मौजूद थी। 351/09 में पुलिस आधे घंटे के अंदर आ गए थे, लेकिन केस दर्ज हुआ काफी लेट और सही तरीके से नहीं हुआ। 351/09 में पुलिस ने एक फोटोग्राफर को भी बुलाए थे और वो फोटोग्राफर ने फोटो खींचे, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी का भी फोटो शामिल है। लेकिन ये सारे चीजों को दबा
बताएंगे आप। 484 में जिस तरीके से इसको बुलडोज किए गए थे, इसके तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने एक छोटे से कैमरा में, सोनी कैमरा में, डिजिटल कैमरा में किए थे स्कूल के स्टाफ मेंबर के जरिए। लेकिन कार्तिक रेड्डी के गुंडों ने जो आगे चल के जो क्राइम हुआ उस वक्त ये सारी चीजों को नष्ट कर दिए। ये 600/09 में हमारे जो 2 सेलफोन थे उसे भी सबसे पहले ले लिए गए ताकि हमारे कॉन्टैक्ट बंद हो जाए, क्योंकि इससे पहले 2 प्रॉब्लम में हमने हमेशा उसको पुलिस को और हायर अथॉरिटीज को कॉल करते गए थे। तो सबसे पहले ये छीन लिए गए थे। वो 2 सेल नंबर हमने पुलिस को बताए हैं, जिसका एक नंबर है, हम अभी आपको नंबर बताएंगे, ये दोनों सेल नंबर हैं। और इसके बाद उसी दिन इसको काउंटर करने के लिए एक क्राइम नंबर लिखाए गए, जो कि हम लोग नहीं करेंगे। एक ही दिन यहां एक सवाल आती है कि जब एक ही पुलिस स्टेशन में 10 मिनट के अंदर 2 अलग अलग पार्टी क्राइम रिपोर्ट करने के लिए आते हैं, तो 2 अलग अलग एफआईआर नहीं बनता है, सबसे पहली बात। और एक ही एफआईआर बनता है, लेकिन पुलिस ने 2 एफआईआर बनाए। चलिए मानते हैं कि 2 एफआईआर बनाए गए, लेकिन कम से कम दोनों एफआईआर में एक दूसरे का जिक्र होना चाहिए, यानी कि 600/09 में 601 का जिक्र होना चाहिए और 600/1 में जो ना 600 का जिक्र होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो पुलिस एफआईआर मानते हैं कि ये दोनों क्राइम 10 मिनट के दरमियान हुए हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं मानने को तैयार हैं कि इसका लिंक क्यों नहीं बताया। अब चलिए इसके बाद ये जो क्राइम 14 महीने का हुआ, इसके बाद हम लोग ये चलते हैं कि इसके चार्जशीट 351 में चार्जशीट 1 महीने के अंदर कोर्ट में जमा कर दिए गए थे, यानी कि ये 484 से कुछ पहले। लेकिन उसके कॉपी जब हमने पुलिस से पूछा, क्योंकि हम लोग इसमें विक्टिम थे और सीआरपीसी 173 सबसेक्शन 2 अगेंस्ट सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि विक्टिम को उसको कॉपी मिलना चाहिए। कोई भी विक्टिम जो होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इमीडिएटली मिलना चाहिए, जैसे वो कॉपी कोर्ट को दिए जाए। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दिए गए और ये कहा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि पूरे साथ साथ हो रहा है। 484 के क्राइम हुआ, एफआईआर बने, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन पुलिस ने इस केस को 3 दिन के अंदर क्लोज करके रख दिए। लेकिन हमें नहीं बताया गया, हमें इसका रिपोर्ट करीब 3.5 साल के बाद 2012 में हुडा साहब से, जो कि वो लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी थे, उनके पास में, और उन्होंने भी कार्रवाई करने के कहकर कार्रवाई बंद कर दी, क्योंकि होम मिनिस्टर का प्रेशर था। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको वो जॉब से कोई दूसरी जगह तबादला किए गए। तो देखिए, हमने जब ये पूछे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ बोल के बताए थे, और बाद में बोला कि 3 दिन के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गया। चलिए, अब मजे की बात यह है कि 522/09 ये हमारे खिलाफ ये चार्जशीट, हमारे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराए गए, और इसमें बताया गया कि ये जो जिस जगह पे हम लोग स्कूल चला रहे थे, उस जगह का मालिक के बिना परमिशन के हमने वो जगह अपने नाम पे कर लिया है, और ये उनका प्रॉपर्टी है। जबकि 484/09 पे जब स्कूल टूटे गए और केस जब क्लोज किए गए, तो पुलिस बताते हैं कि वो गवर्नमेंट का जगह था। अब सवाल ये होता है कि 1 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट का जगह प्राइवेट कैसे हो जाता है? हमको इतना तो तजुर्बा है कि गवर्नमेंट चाहे तो 24 आवर्स के अंदर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंडर पे ले सकते हैं, कोई पब्लिक काम की वजह से। लेकिन हमने कभी अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 1 हफ्ते के अंदर किसी प्राइवेट हो गया। हमने पुलिस से दोनों का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के कॉपी पूछे, ना तो 484 का कॉपी अभी तक पूरी तरह सबमिट किए गए, और जो सबमिट किया गया वो अधूरा है।
और 522 का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। इस 522 में हमारे ऊपर सीरियस इल्जाम लगाए गए कि हमने बहुत सीरियस काम किया है और इसके अंदर 3 सेक्शन ऐसे लगाए गए जैसे कि 420, 468 एंड 471। ये सारे सेक्शन आईपीसी सेक्शन 7 साल के कारावास की बात कहती है। हमने जब कहा कि इतने सख्त सेक्शन कैसे लगाए गए तो पुलिस ने हमको बताया कि एफएसएल रिपोर्ट के हिसाब से ये लगाए गए क्योंकि इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी के रिलेटिव और उसके कहने पे हमने उसको एफएसएल को दिए थे और एफएसएल ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके ये बताया कि हमारे झूठे सिग्नेचर उसमें है। तो चलिए मानते हैं उसकी कॉपी तो मिलना चाहिए। हमने पुलिस को लगातार संपर्क में रहे और कोर्ट में भी हमने संपर्क करते रहे कि हम लोग इसमें एक्यूज है और हमें इसका चार्जशीट दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहकर इनकार कर दिया कि पुलिस ने वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है इसलिए उन्होंने दे नहीं सकता है। जब पुलिस सबमिट करेंगे तो वो दे देंगे। जब हमने कोर्ट को कहा कि पुलिस ने हमको कॉपी दिया, इसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट का कॉपी हमारे पास है और ये देखिए, तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया कि हमारे को ये देख नहीं। तो हमने आरटीआई का सहारा लिया, कॉपी सेक्शन का सहारा लिया कि हमारे को इसका कॉपी मिलना चाहिए, लेकिन ये हमें कॉपी नहीं दे गए और अभी 5 साल के बाद भी अभी इसके कॉपी नहीं दे गए। ये जो 600/09 है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करीब 1-2 महीने के अंदर हो गया और इसका सीसी नंबर हुआ 412। लेकिन ये जो 601/09 है, जो 7 क्राइम बताया जाता अपोजिशन पार्टी ने कहा था, उसके सीसी नंबर करीब इसके 18 महीने के क्राइम के 18 महीने के बाद हुआ है और इसका नंबर है 850। और ये जो 730/10 है, ये जो सैफाबाद में हुआ था जिसके अंदर हमारे पैर तोड़ दिए गए थे कार्तिक रेड्डी के गुंडों ने मिलकर, जिसे हम अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि वो वही गुंडे हैं जो लोग स्कूल तोड़ते वक्त 484 के केस में मौजूद थे। ये वही लोग थे जो लोगों को हम लोगों ने क्राइम नंबर 600/09 में भी आइडेंटिफाई करे थे और पुलिस से कहा था कि ये लोगों को अरेस्ट किया जाए, लेकिन वो लोगों ने अरेस्ट नहीं किए गए। अब देखिए, मेजर सवाल में ये नहीं कहूंगा कि हम इसमें गुनाहगार है या नहीं है, वो सामने वाले पार्टी निरपराध है या अपराधी है, लेकिन सवाल ये उठता है कानून क्या कहता है। कानून के हिसाब से कि सबको बराबर जस्टिस मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 के हिसाब से सबको बराबर जस्टिस मिलना चाहिए। और जबकि ये जो चीजें हैं ये काउंटर केस दर्शाते हैं और हम लोग शुरू से बोल रहे हैं पुलिस को, शुरू से बोल रहे हैं हमारे जुडिशियरी को कि ये जो है ना ये काउंटर केस है, ये सबको मिलाकर एक साथ ट्रायल शुरू किया जाए और हमें मौका दिया जाए हम इसका फेस करने के। लेकिन ना तो पुलिस हमको सपोर्ट कर रहे हैं ना ही जुडिशियरी। मजे की बात है कि ये जो चीज दिखाई जा रहे हैं, इन्होंने पुलिस ने जो जुडिशियरी बता रहे हैं कि हमारे पास अभी तक एफएसएल रिपोर्ट जो है ना कोर्ट में सबमिट नहीं किया। अभी सवाल ये उठता है कि इसी बेस पे, इसी चीज के बेस पे हमें जेल भेजा है। ये बात अलग है कि जेल में क्या किया जाए क्या नहीं जाए, लेकिन एक आदमी को जब जेल भेजा जाता है उसका समाज में पूरी तरह एक बदनामी होती है और खास करके कुछ लोग जो स्कूल में काम करते हैं उसको तो बहुत ही बदनामी होती है। क्या कोर्ट पर यह हक है कि एक बेकसूर बात जिसके पास उसका दस्तावेज नहीं है, क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाए कि पुलिस के कहने पर? नेल्सन राजू साहब जब हमें अरेस्ट किए गए थे तो उन्होंने बताया थे कि 522/09 का दस्तावेज काफी बड़ी है और उनके पास एफएसएल रिपोर्ट थी और उसी बेस पे उन्होंने हमें जेल भेजने के लिए मजबूर किया। अभी सवाल यह होता है कि वो रिपोर्ट कहां चलेगा। नेल्सन राजू साहब चले गए, उसके बाद दुर्गा प्रसाद जी, डी दुर्गा प्रसाद जी बहुत नामी आदमी है, जज साहब
कहते हैं कि एडिशनल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, सब बोलते हैं कि बहुत ही साफ सुथरे हैं। तो हमने उसको कई बार रिक्वेस्ट किए और ये केस जब हुआ उससे पहले समझा, केस के बाद हम लंगड़ाते हुए भी उनके पास गए, चलने की पोजीशन पे नहीं थे, तब भी हम जाके रिक्वेस्ट किए कि साहब हमें मौका दिया जाए, ये चार्जशीट दिया जाए और जल्दी से जल्दी ट्रायल शुरू किया जाए। तो यही कहा गया कि पुलिस ने चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं किया है। क्या कुछ अकाउंटेबिलिटी? यहाँ बात एक चीज आती है सर कि क्या हमारे जुडिशियरी में कुछ अकाउंटेबिलिटी है? जुडिशियरी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये समझ में नहीं आती कभी कभी कि जुडिशियरी पुलिस के अंडर में काम करती है या पुलिस जुडिशियरी के अंडर में काम करती है। हमारे कानून के हिसाब से जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। जुडिशियरी में एक ऑफिसर एक बार जब अपॉइंट हो जाते हैं, उसको चीफ मिनिस्टर भी उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे ये बताना चाह रहे थे, ये जो केस के हमने ब्यौरा दिए हैं, ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं, ये इसी तरीके से इसको दबा दिए जाते हैं। ये केस 5 साल हो चुका है। जैसे कि आप डेट से देख रहे होंगे कि पहला केस मार्च 2009 को हुआ था और अभी 26 जनवरी 2014 है, यानी कि और 2 महीने की देर है। 4 साल 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। पहला केस 1 महीने में पुलिस स्टेशन को गया था, पुलिस स्टेशन से 1 महीने में सेकेंड एमएम को गया था और उसके बाद तकरीबन ये चलते चले गए। लेकिन जुडिशियरी कहते हैं कि पुलिस ने पूरी चार्जशीट नहीं दी है और जब तक पुलिस चार्जशीट नहीं देते हैं तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने जब जुडिशियरी को बताया कि देखिए ये सेक्शन है, जो सेक्शन का जिक्र मैंने अभी किया हूं कि सीआरपीसी सेक्शन 184, 218 सबसेक्शन 2, 219, 220, 221 and 223 are very clear that where both the parties are opposite side and it's a really counter case, 100% it is a counter case and court cannot change it. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरे चीज दिखाने के बाद भी जब नहीं हुआ तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एमएस के जजपाल साहब के पास में, एमएस के जजपाल साहब से हम लोग कम से कम 6 बार पर्सनल उसके चैम्बर में जाके मिले और हर बार यही कहा कि आप लोग क्रिमिनल, तो ठीक है सब क्रिमिनल हम लोग हैं तो हमें जस्टिस चाहिए, हम जस्टिस पूछ रहे हैं, कोई हमसे कोई ऐसा नहीं कि जुडिशियरी से कोई मेहरबानी पूछ रहे, जस्टिस पूछ रहे हैं, मौका चाहिए। तो हमें ये कहा गया कि आप लोग एडवोकेट क्यों नहीं कर रहे? तो जब हमने उनको बताया कि सीआरपीसी सेक्शन में, सीआरपीसी सेक्शन 302 सबसेक्शन 2 में एक प्रोविजन है कि कोई भी अपराधी खुद अपना केस लड़ सकते हैं और यहाँ तो ये काउंटर केसेस है जिसमें हम लोग विक्टिम्स भी हैं। तो उन्होंने खामोश हो गए, नहीं रूल्स कुछ बदल गया है, हाईकोर्ट ने रूल्स बदल दिए। तो हमने जब कहा कि हाईकोर्ट ऐसा कोई रूल नहीं बदल सकते जो सीआरपीसी में लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक आप सीआरपीसी को चेंज सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकते हैं, कोई दूसरा अथॉरिटी नहीं कर सकते, तो फिर हाईकोर्ट कैसे नया ऑर्डर पास कर सकते हैं? तो यही जवाब है कि आप अगर ऐसे हुज्जत करते रहेंगे तो आपका केस 10 साल तक ऐसे ही चलते रहेंगे। और उसके बाद 2011 में इनमें से कुछ केसेस को दूसरी मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है और वो जगह है हस्तिनापुर। ये पूरे केस पहले आरा डिस्ट्रिक्ट के एलबी नगर में थे और उनमें से कुछ केसेस को हस्तिनापुर में पहुंचा दिया गया, जिसके अंदर 351/09 और 600/09 और 601/09 और ये 730/10 ये तो हैदराबाद
हमने जब प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये जो 730/10 है इस केस को भी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लाना चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 216 के मुताबिक जहां पर पहले क्राइम होता है बाकी तमाम केस वहां पर आ जाना चाहिए अगर वो रिलेटेड है। तो हमारी बात को अनसुना कर दिया गया और ये कहा गया कि ये हाईकोर्ट के ऑर्डर से एक केस को ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सीआरपीसी आईपीसी सेक्शन है वो छोटा छोटा है और 522/09 में आईपीसी सेक्शन बड़ा है। तो हमने जब बताया कि ये सारे केस ही झूठे हैं तो ये आईपीसी सेक्शन का क्या होता है और एकदम आप आईपीसी सेक्शन कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन में जुडिशियरी को कुछ अथॉरिटी दिए गए हैं कि वो वेरीफाई कर सकते हैं कि आईपीसी सेक्शन सही है या गलत है, और बहुत सी चीजें किसी भी सूरत में ये काउंटर केसेस से इसको अलग नहीं किया जा सकता। हमने हाईकोर्ट में भी काफी अर्जी दी इस सिलसिले में। सुभाष रेड्डी सर इसके अंदर कई जजमेंट भी दिखाए जो हम लोग कंप्लेंट हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को दिए थे, और उन्होंने ये बताया कि इसमें कोई बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, जो भी कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमने जब रिपीटेडली ये बताते गए कि ये गलत है और चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की तो हमारे बताया गया कि केस को रिट्रांसफर किया जाए। तो सब 2012 में जो केसेस अलग कर दिए गए थे उसको फिर से रिट्रांसफर करके सेकेंड इनिंग में लाया गया है, और उसके बाद एमएस के जजपाल साहब जो डीजे एंड प्रिंसिपल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनका प्रमोशन होता है, वो हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं। उसी तरीके से रजिस्टर विजिलेंस में जो सुनील चौधरी साहब थे वो हमारे कंप्लेन के 3-4 दिन के बाद रजिस्टर जनरल बनते हैं और उसके बाद उनको भी जज बना दिए गए। ये शंकर नारायण साहब जो सुनील चौधरी साहब के बाद आए थे उनको भी हमने केस का हवाला बताया और उनको बताया कि यह गलत हो रहा है, एज ए रजिस्टर विजिलेंस ये आपका जिम्मेदारी है कि उनको कार्रवाई की उसकी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आप एक रजिस्टर विजिलेंस का हैसियत में आपका अधिकार है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती होता है उसके लिए आप कार्रवाई करें, नोटिस जारी करें लोअर कोर्ट को। उन्होंने भी ऐसे कुछ नहीं किया और उनको भी अभी प्रमोशन मिल चुका है, उन्होंने भी अभी हाईकोर्ट के जज हैं। तो यहाँ देखिए मजे की बात है कि जो अथॉरिटी बड़े बड़े अथॉरिटी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज एमएस के जायसवाल साहब उनकी प्रमोशन होती है और उन्होंने हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं। सुनील चौधरी साहब उनसे हमने पूरे चीज चिट्ठी बताई और उनके भी जो है उन्होंने भी कुछ नहीं करते, उनको भी प्रमोशन हो जाते हैं, उन्हें भी हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं। ये जो शंकर नारायण साहब हैं इनको भी हाईकोर्ट के जज बना दिए जाते हैं और सुभाष रेड्डी साहब को तो हाईकोर्ट के जज है। तो बोलिए एक आम आदमी कहां जाएंगे? एक छोटी सी केस है, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट को भी आप बताएंगे वो खुला बता देंगे किताब पढ़ने के बाद ये काउंटर केस है, और सिंपल चीज है क्या 5 साल लगता है और अभी तक ये नहीं हुआ है, और आप हैरान हो जाएंगे कि जो नेक्स्ट डेट जो हमारे दुर्गा प्रसाद के सेकेंड एमएम के दिए हैं वो मई 2014 का है, यानी इलेक्शन के बाद का है, जनरल इलेक्शन के बाद का है। तो इससे पता चलता है जब हमने दुर्गा प्रसाद जी को बताया कि ये चीज क्यों हो रहा है, उन्होंने मानने को कोशिश नहीं कर रहे कि आप एडवोकेट क्यों नहीं लगा देते हैं, आप इतने बड़े आदमी से कैसे लड़ेंगे, आपको क्या मिलेगा, ये जवाब मिलता है और रिकॉर्ड नहीं होती है हमारी बात। मैंने दुर्गा प्रसाद जी को बताया कि साहब हम जो कुछ भी कह रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं जो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जो करप्शन है, उसका एक बड़ा कारण हमारे ये जुडिशियरी है। जब तक हम लोग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाते हैं, जुडिशियरी को अकाउंटेबल नहीं बनाते हैं, हमारे समाज का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। खाली पुलिस को कुछ कहने से या पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ कहने से
कुछ नहीं होता है। आज मीडिया का एक जिम्मेदारी है कि वो जिस तरीके से पुलिस के वीडियो ले रहे हैं, पुलिस से सवाल जवाब कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पॉलिटिकल लीडर से सवाल जवाब कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे जजों से भी सवाल जवाब करें। हमारे जज मैजिस्ट्रेट जो जजमेंट देते हैं उसके सुनवाई में भी वो वीडियोग्राफी करें और ये पता करें, दोनों से उन्हें पता करें, एक्यूज से भी विक्टिम से भी, कि कारण क्या है। मैं नहीं समझता हूं कि हर छोटी केस के लिए एक आदमी को, एक विक्टिम को या एक्यूज को 5 साल तक इंतजार करना पड़े। मैंने इस सिलसिले में हमारे डीजीपी ऑफिस में गए हैं। किस्मत अच्छे हैं क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं, अगर गांव में होते शायद ये नहीं होता था। कुछ पुलिस वाले अच्छे हैं, उनसे हमने पूछा कि मैंने मेरा क्राइम स्टडी करना चाहता, तो मुझे 2002 से लेकर 2011 का न क्राइम रिकॉर्ड का एक सीडी दिए गए, वेबसाइट भी दिए गए और हमने उसको स्टडी किया। तो इससे यह पता चलता है कि 2002 से 2011 के दरमियान आंध्र प्रदेश में करीब 17 लाख लोगों को अरेस्ट किए गए थे, लेकिन उनमें पनिशमेंट सिर्फ 10% को मिले थे और बाकी सबको छोड़ दिए गए। और वो 10% में भी जिनको पनिशमेंट दिए गए थे, उनमें से 90% लोग ऐसे थे जिसको पनिशमेंट 1-2 दिन से लेके 1 महीने का रहा होगा। सही पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा 1% को ही मिला है। तो कहने का मतलब क्या है? क्या हम लोग एक व्यक्ति को पनिशमेंट देने के लिए 100 निरपराध को इस तरीके से परेशान कर सकते हैं? और पुलिस कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं करते, जुडिशरी भी कहते हैं ऐसा नहीं कहते हैं। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैंने मैजिस्ट्रेट से ये भी कहा, हाईकोर्ट में भी ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए लेटर भेजा थे। जब 2011 में हमारी पैर टूट गई थी तो मैंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिखे थे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने ह्यूमन राइट कमीशन पे गए थे। ह्यूमन राइट कमीशन में सुभाष चंद्र रेड्डी बोल के थे, उनके हमने सब कुछ बताया। 1 साल तक केस चलता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक नोटिस, एक लेटर दे दिए कि एक केस में उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। तो एक सिटी में रहने के प्रांत भी ये सब चीजें जो हो रहा है, जो लोग गांव में रहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनकी हालत क्या होगा? क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? दोस्तों, बात यह है कि आज हमारे समाज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जुडिशियल। जब तक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं हो जाते, तब तक हम कुछ भी सुधार नहीं ला सकते। हमारे को सबसे पहले जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम जुडिशियरी को, पुलिस वाले जुडिशियरी को 24 आवर्स के अंदर एफआईआर देते हैं। हमारे सीआरपीसी कहता है कि 24 आवर्स के अंदर एफआईआर देना चाहिए और किसी भी सूरत में 48 आवर्स के अंदर एफआईआर पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही जुडिशियरी को, क्रिमिनल कोर्ट को एफआईआर मिल जाती है, उनका सुपरवाइजरी राइट शुरू हो जाता है। लेकिन आप अगर जुडिशियरी में जाके देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके देखेंगे कि एफआईआर का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। वो लोग कोई मेंटेन नहीं करते हैं। आप अगर सीसी लगाते हैं या आरटीआई लगाते हैं, वो लोग उसका रिपोर्ट नहीं देते हैं और बोलते हैं इसका जिम्मेदारी नहीं है उनका। हाईकोर्ट में भी इसके बारे में मैंने बात किया, वो लोग भी वही कहते हैं कि आप पुलिस से जाके पूछिए। तो ये कुछ जो है ऐसे क्राइम है, इसको हम लोग और ज्यादा आगे ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, आखिर में मैं ये बता कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं और ये जो हालत में मैं बता रहा हूं, ये तो बहुत सुलझे हुए हालत है। आपने मुझे वो रोते हुए तस्वीर नहीं देखे हैं जब हमारे पैर तोड़ दिए गए थे गुंडों ने, और जब मैं उस्मानिया में बैठा हुआ था, चलने के लायक नहीं थे, हमारे बीबी बीमार थे और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने हम लोग 2011 में बराबर खाना नहीं खा पाए, क्योंकि
से मांग नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से किराए के मकान में रह के गुजारा करते थे। ऊपर वाले के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत सहूलियत हुई है, अभी हम लोग थोड़ा जॉब कर ले, लेकिन अभी वो भी ज्यादा नहीं कर पाए। हम इस संघर्ष को आपके सामने इसलिए नहीं रखा कि मुझे जुडिशियरी से कोई नफरत है, नहीं। आज भी जुडिशियरी में कुछ अच्छे जजेस हैं, लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल नहीं किए तो एक वक्त ऐसे आ जाएंगे कि हमारे जुडिशियरी भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारी जुडिशियरी बर्बाद हो जाए? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज वेरी मच एसेंशियल, सर। Unless we bring a change in the judiciary, we can't do anything. It is very important that our judges, our magistrates should be responsible to the people. They should be held responsible to the victim and accused both. The FIR should be supervised by the magistrate court the moment they get it. They must ask the police to send the investigation report within a time frame, and if not, they should take action against the police. Only then police will be more accountable. Our MLAs, MPs also have a responsibility. They cannot do like that. They are representative of our people. They have a responsibility to do things in favor of the victims and help them. And not only the victim, but also the accused. So, dear friends, dear countrymen, at the eve of 64th anniversary of our democracy, the 64th anniversary of our republic, I request you all that please look at it. It's a very serious problem. It is not the question of Rajendra Singh. It is the question of it is a big question. It is the question of 1/3 population of this country. I have a record. Nearly 35% people of this country do not have source of living properly. How can they justify? Our military might is no way useful to them. They want internal security, and internal security can be provided only by the judiciary. So unless we make the judiciary strong and fair and justified, the India will not survive long. We need a change. We need a change in the judiciary first. There will be so many other changes also. In the same way, what I noticed at the last, that I am against the caste system, but what I would like to tell you, that caste is must. In India, we have 1,000 years of old story. We live by caste. I like to tell you that when your child grow up, whether it is son or daughter, to whom you marry, with whom you marry that boy or girl, in your own community, sir. A Hindu does not marry their children to Muslim, and Muslim does not marry their children to Hindus. Among Hindus also, higher caste do not marry their children to lower caste, and lower caste do not marry their children to higher caste. So how can you think of today if this problem is there, because this Rajendra Singh presently does not have any background. On the other hand, the person, the relative of Sabita Indra Reddy is very resourceful. The entire community from top to bottom there. For example, as you can see, the right from the sub-inspector S. Mahendra Reddy, that time the commissioner of police was S. Prabhakar Reddy, and Human Rights Commission Suhasan Reddy, High Court Judge Suhasan Reddy, Home Minister Sabita Indra Reddy, Chief Minister also Vaisa Rajsekhar Reddy. So what we see, that it happened for 5 years because of a particular community people are ruling this state. If there were fair people of different castes and creeds, so this should not have happened. So this type of monopoly on the norm of secularism is a destruction of this country, sir. Try to understand. In India, we have 6,748 caste groups. And as a social studies teacher for last 20 years, I have thoroughly experience on this.
that our Hindus are not so thoroughly united. They are divided by caste. They have their own culture and tradition. We have to accept it. And if we want to do justice, we have to encourage every caste, every community. We have to empower them. If we do not empower them, then India will not survive. We need a proportional representation, sir. What I mean to say, that without proportional representation, this system will be going on like this. If we want to make our MLAs and MPs accountable, if we make our judiciary accountable, we need a proportional representation. A Rajendra Singh single-handed cannot do anything, but if there is a community behind him, definitely they can control the judiciary, they can control the police, they can control the MLA. So it is necessary. Now the thing is before you, sir, whether you want a strong India, really strong India, where everybody is prosperous, or an India which is only nominal. We have to think many things. The time does not provide me to tell all these things because I have earned certain amount of money and this is a private video. I have managed to prepare it. So I would like to take your permission and request you, please see this, what I said here and now at the eve of 64th anniversary of Indian Republic in 2014. We are going to have the general election, but please see, this case is solved. Through this case, there should be a change. I request you all that I have no enmity with personally to anyone, but there is a thing that you can see from this. The number I have given to you, it is with you. You can ask the police station why this case is taking for 5 years, why it is not solved, why it is repeatedly sent from here and there, why no court, no magistrate, no judge taken interest on this, why it is happening. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कहानी आज आपके सामने रखा है उसको आप गौर करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपनी कहानी यहाँ पर विराम दूं, मैं अपनी छोटी सी फैमिली, हमारी बेटी राहित्या सिंह और हमारी मिसेस सेंच राधामा, छोटी सी परिवार है जिसको ये जुडिशियरी पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करें, जिसको हमारे कुछ पुलिस वाले पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करें और जिसको स्टेट के होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी भी पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करें। और हम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि आप इस संघर्ष में हमारे साथ दीजिए और हमारे CD, DVD जिसको भी मिलते हैं उसे हमारे सभी लीडरों को, चाहे वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी जी हो या कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो या आपके अरविंद केजरीवाल हो या और कोई भी हो, सभी को इसके कॉपी दिए जाए और इस सच्चाई को परखा जाए। हम आपके दावे के साथ कहते हैं कि अगर जरा भी अगर इसमें कोई गलती हो तो आप जुडिशियरी हमें फिर से जेल भेजा सकते हैं, और नहीं अगर हमारी बात में सच्चाई हो तो हमें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर केस जस्टिस होना ही चाहिए, इसे और देर नहीं होना चाहिए। 5 साल का वक्त बर्बाद हुआ है और आगे बर्बाद नहीं होना है। 12 लाख रुपया हमारे नुकसान हुआ है, हमें उस 12 लाख का भरपाई हमें मिलना चाहिए, हमें इसका इंसाफ चाहिए। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे लाखों केस हैं, उनमें से हम एक सर्वाइवर हैं। कई लोग इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और वो लोग चले जाते हैं। तो हम सभी भारतवासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को गौर से देखें, इन सच्चाइयों को देखें, जिन क्राइम नंबर को दिए हैं, जो पुलिस स्टेशन का नाम बताए हैं, जिन लोगों के बड़े बड़े जजों के नाम दिए हैं, उनसे पूछताछ की जाए।
और एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वक्त आ चुका है कि हम जुडिशियरी को अकाउंटेबल बनाएं और इसकी शुरुआत लोकल जुडिशियरी से होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने 31 तारीख को आरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डीजे साहब अशोक बाबू को दिए थे। एमएस के जजबार साहब के प्रमोशन के बाद अशोक बाबू साहब यहाँ के डीजे बने हैं और हमने उससे फिर से दोबारा रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन उन्होंने हमारे से मिलने से इनकार कर दिया। हमने उनके पूरी तरह बताएं कि किस तरह मैच फिक्सिंग हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमारे से बात को सुनने से भी इनकार कर दिया और इसीलिए ये अभी आपके पास रखा गया है। दोस्तों, आज हमारी तरफ से एक बार फिर से इस 64वां गणतंत्र दिवस के लक्ष्य में आप सभी देशवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम।